नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आमिर इलियास राना साहब और फैसल हुसैन साहब। बढ़ेंगे पहले बड़े सवाल की तरफ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार तेज़ हो गए हैं और दिन ब दिन हलाकतोर मुतासरीन की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। अब तक कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 1000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 200 से ज़्यादा मरीज़ लुक़्मे अजल बन चुके हैं। पहले गवर्नमेंट ने ये खदशा जाहिर किया था कि अप्रैल के आखिर तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 50,000 तक पहुँचेगी और उसके बाद उसका जोर टूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब बड़े ख़तरे की घंटियाँ बजा दी गई हैं और आइंदा 3 से 4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन करार दे दिए गए हैं। गवर्नमेंट ने यह खबरदार किया है कि अभी कोरोना वायरस पाकिस्तान में बुलंद तरीन सतह पर नहीं पहुंचा। मई और जून इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। इन 2 महीनों में इससे इजाफा होगा। उधर तिब्बी माहिरीन ने भी तशवीश का इजहार कर दिया है। अस्पतालों में तरबियती अमले, बेड्स और वेंटिलेटर की शदीद कमी है और बता नहीं सकते कि अगले चंद हफ्ते कोरोना से सूरत हाल किस हद तक खतरनाक हो सकती है। इसी मुनासबत से सवाल हमारा ये है एक्सपर्ट्स के लिए कि मुल्क में कोरोना वबा की हकीकी सूरत हाल क्या है। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अभी आ रहा है कि मई जो है वो पीक होगा, मई जून 2 महीने बहुत ही सख्त होंगे इस वबा के हवाले से। अब एक्चुअल सिचुएशन है, बहुत सी इदारे जब खोली गई हैं सनतें तो, लेकिन बहुत से लोग बाहर आ गए। अब सड़कों पर तो बड़ा मामूल के मुताबिक रश देखा जाता है। अब इस सूरत हाल को हम हकीकी कैसे कह सकते हैं कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है? ये देखिए, अभी डॉक्टर्स की अभी थोड़ी देर पहले ही कराची प्रेस क्लब से जो चल रही थी मीडिया टॉक, वो तो बड़ी ख़तरनाक है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कल जब वो बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर SOPs पे अमल ना किया तो मसाजिद दोबारा बंद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एहसास तो हो गया है कि ये कोई सूरत हाल बड़ी खौफनाक शक्ल इख्तियार करने लगी है। लेकिन हैरत ये होती है कि सिर्फ 10, 12, 14 या 24 घंटे बाद ये सिचुएशन अचानक चेंज हो जाती है। उससे पहले वो बात हो रही होती जी सॉफ्ट कर रहे हैं हम लॉकडाउन को, और ज़्यादा चीज़ें खोल रहे हैं, बिजनेसेस खोल रहे हैं। जैसे कराची के ताजरों ने आज अनाउंस कर दिया कि हम तो यकम रमज़ान से अपने बिजनेसेस खोलने लगे हैं, क्योंकि हुकूमत को जो टाइम देना था दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है एक तरफ मुआशी सूरत हाल इतनी ख़राब लोगों की होती जा रही है। एक तबका तो ऐसा है जिसको आप राशन भी दे देंगे और वो एहसास प्रोग्राम से 12,000 भी ले लेगा, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो खैरात तो नहीं लेगा आपसे। ज़ाहिर है वो सफ़ेद पोश है, वो अपनी ज़िंदगी खुद ही गुजारना चाहता है और ख़ुद कमा के खाना चाहता है। बेशुमार जगहों पे लोग शटर गिरा के कारोबार कर रहे हैं। अगर उनसे आप पूछें कि जी आप क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं जी हमसे वो दुकान का मालिक तो किराया नहीं छोड़ रहा। वो कहता है आपको किराया देना पड़ेगा, तो हम किराया कहाँ से निकालें, हमने बच्चों का पेट भी पालना है जी। तो सिचुएशन वाकई बड़ी खौफनाक लग रही है। जिस तरह की आज अचानक एकदम से या कल शाम से चीज़ें शुरू हुई हैं, ये अगर इस तादाद से, अभी आपको पता है कि आपने टेस्ट बहुत कम है, बिल्कुल ऐसे, मतलब हम अगर कराना चाहें, एहतियातन कराना चाहें कि जी हम टेस्ट कराना चाहते हैं कि हम इससे मुतासिर तो नहीं हुए, तो हम टेस्ट नहीं करा सकते, क्योंकि हमें अगर ये यकीन हो कि हमारा टेस्ट आराम से हो जाएगा जब हम कहेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर खौफ ये भी लोगों को होता है कि टेस्ट करा लिया तो शायद पूरे घर को वो बंद कर देंगे। ये चीजें मेरा ख्याल है लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत है कि ये खौफ लोगों में ज्यादा आ गया हुआ है कि जी वो पूरे घर को उठा के पता नहीं ले जाएंगे और आपको कहाँ पे फेंक देंगे जाके, क्योंकि हमारे खबरें तो आ रही होती हैं जो हमारे अस्पतालों में भी हालात हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे। जी अमजद शुएब साहब। देखिए, मसला ये है कि अब तो आप लोगों को बंद नहीं कर सकते कि आप घरों में बैठ जाएं, बिल्कुल, क्योंकि पहले ही इतना वक्त गुजर चुका है कि माली एतबार से लोगों के नुकसानात बहुत हुए। ये शुरू में अगर हमने बड़ा सख्त किस्म का लॉकडाउन किया होता तो शायद ये हालात ना होते, लेकिन मसला ये है कि पूरी दुनिया में लोगों को या हुकूमतों को इस चीज का सही अंदाजा ही नहीं था और ना ही सही तैयारी थी कि इस मुसीबत को कैसे हैंडल करना है। अब सूरत हाल ये है कि एक चाइनीज पेपर जो रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट उन्होंने इशू की है कल, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये वायरस जो है वो 270 गुना ज्यादा म्यूटेट करता है, ज्यादा मल्टीप्लाई करता है जब इंसान के जिस्म में चले जाता है। इससे पहले कोई भी नॉन अगर वायरस था तो उससे ये 270 गुना ज्यादा करता है, जिसकी वजह से इसका फैलाव बहुत ज्यादा है। अब ऐसी क्राइसिस में
یہ لوگوں کے تعاون کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اگر لوگ حکومت کو دھمکیاں دینے پہ اتر آئیں کہ جناب ہم تو کل سے کھول رہے ہیں، پرسوں سے کھول رہے ہیں، تو وہ کھولنے کو تو کھول دیں گے. حکومت کیا کرے گی؟ ان کو کوئی مارے پیٹے گی نہیں، کوئی ان پہ مقدمے نہیں بنیں گے. لیکن بالآخر جو ڈاکٹرز نے آج کا ہے وہ سامنے آئے گا کہ ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے. یہ لوگ اس وقت جا کے اگر حکومت کو کہیں کہ جناب ہمیں کوئی سنبھالے اور سنبھالا نہ جائے تو وہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کرائسس ہوگی سچویشن ملک میں. وہ بچنے کے لیے لوگوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے. اگر کوئی مطمئن ہے کہ وہ واقعی ایسی احتیاطی تدابیر کر سکتا ہے تو وہ کرے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ممکن نہیں، اس کا کاروبار اس قسم کا ہے، تو وہ خود نہ کھولے. ٹھیک ہے. مساجد کا بھی قصہ جو ہے وہ حکومت کو خود حل کرنا چاہیے، مولانا حضرات کو قائل کرنا چاہیے. وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ فاصلہ نہیں رکھ سکتے، فاصلہ تو رکھ سکتے ہیں. جہاں آپ سجدے کرتے ہیں وہ زمین، وہ کارپیٹ آپ کے جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہاں جو لوگ جائیں گے اگر ان میں کوئی انفیکٹڈ ہے تو وہ پھیلا کے آئے گا، ہر حالت میں اس سے بچا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیز ہے جو عوام میں اویئرنیس آئے، وہ خود سمجھیں تاکہ تعاون کی ایک فضا ہو، اس کے علاوہ حل نہیں ہو سکتا. بالکل جی، اویئرنیس ہو، تعاون کی ایک فضا ہو تاکہ اس صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے. جی عامر صاحب. پتہ نہیں ہمارے حکمرانوں کی تان کیوں مسجد کی دھمکی پہ ٹوٹتی ہے کہ جی نہیں ہم تو بند کر دیں گے. بھئی جو سارے کاروبار کھول دیے اور پورے کے پورے جمگٹے لگ گئے، وہاں تو آپ کی انتظامیہ نظر نہیں آتی. مسجدوں کے قریب تو جائیں. آپ نے ڈرامہ بنایا کہ لوگوں کو اکسانا چاہ رہے ہیں آپ کہ وہ زیادہ مسجد میں جائیں جس طریقے سے بیانات دے رہے ہیں. کبھی صدر صاحب، کبھی وزیر اعظم صاحب، کبھی وزرائے اعلیٰ، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتا ہے. آپ کو ان کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہوگی. اب آپ تاجروں کی دھمکیوں کی بات ہو رہی ہے نا. اب سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ یہ ڈاکٹرز کا کام، ان ہاسپٹلز کا ان مریضوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جا کے سپریم کورٹ پہ چڑھ جائیں پھر کہ جی کیوں آپ کو نہیں پتا، ہمیں بہت پتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھٹیاں کی ہیں، سب کچھ ہے، تو یہ سارے مریض پیشنٹس الگ رکھیں آپ عام پیشنٹس سے، کیونکہ ان کا کام، ان کا جو آ چکا ہے ان کے اندر انفیکشن، وہ تو پھیلے گا ہی پھیلے گا. اسی لیے فیملی اٹھاتے ہیں نا. لہٰذا ہم اویئرنیس سے زیادہ ڈرامے بازی پہ یقین کرتے ہیں اور ہمارے ہاں چل بھی یہی رہا ہے. اب اگر وزیر اعظم کے میں 10 دن کے بیانات پڑھنے شروع کر دوں تو کیا کہا تھا کہ گرمی آئے گی تو ختم ہو جائے گا یہ کرونا شرونا. شاہ محمود قریشی اور باقی آج لوگ کیا بیانات دے رہے ہیں. تو کہیں بیٹھتے بھی ہیں، تال میل ہے. ان کی سر جو ہے، یہ جو بنا رہے ہیں، یہ کس کی سر ہے؟ عوام کے ساتھ ان کو بالکل سیدھی سی بات کرنی چاہیے کہ ابھی دنیا بھی ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے اور ہم تو ایکسپیریمنٹ کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے. ہمیں اسٹریٹ بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو ہم بازار میں ٹھیک ہے، بالکل تاجر کا حق ہے کہ ظاہر ہے اب یہ رمضان شریف ہاں چونکہ جیسے وہ مری کا ہوتا ہے نا سیزن ہے اور اس میں وہ ہر چیز ڈبل ریٹ ہو جاتا ہے، تو رمضان شریف میں مسلمان تو ماشاءاللہ تاجر تو کمائے گا کیونکہ سارے سال کی کمائی روزوں میں اور پھر عید پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے بات کرنی پڑے گی آپ کو بڑی کھل کے کہ بازاروں میں بھی خود ہمیں عام آدمی کو ڈسٹنس پیدا کرنا ہوگا. حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی. ہاں حکومت بات ٹھیک کرے، چھپائے نہیں، بات بتائے، لیکن لوگوں کے اندر شعور پیدا کرائیں جو لوگ ہیں، کیونکہ گورنمنٹ تو اپوزیشن سے نہیں بات کرنے کے لیے تیار. آپ کو ہر سطح پہ جانا ہوگا کہ لوگ ہر قسم کے جو تاجروں کی یونینز ہیں آپس میں بھی لڑتے ہیں، لیکن ان سب کو آپ ایک جگہ پہ لائیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کے بازار اگر ہم کھول رہے ہیں، سہولت دے رہے ہیں، تو آپ ڈسٹنس کیسے پیدا کریں گے. مختلف بازار ہیں شہروں کے بڑے بڑے جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کھوے سے کھوا جڑا ہوتا ہے، مل رہا ہوتا ہے، اور وہ سچویشن ابھی کاروبار پورا نہیں کھلا ہے تو بن گئی ہے. آگے کیا ہوگی عید میں، روزوں میں. تو یہ ہم سب کا فرض ہے، میڈیا، عام آدمی، کہ ہم سب اس فزیکل ڈسٹنس کو لے کے آئیں اپنے اندر. معاشرے میں ہمارے اندر جو نفسا نفسی کا عالم ہے اس کو بریک لگائیں، خدا کا واسطہ ہے، ورنہ بہت تباہی آ رہی تھی، آ رہی ہے، آئے گی. اس نے رکنا نہیں ہے کیونکہ ابھی علاج تو آیا نہیں ہے. جی بیرسٹر صاحب دیکھیں، سوشل ڈسٹنسنگ جو ہم بات کر رہے ہیں، مطلب یو کین لیڈ بائی ایگزامپل. اب جو تصویریں نظر آتی ہیں میڈیا کے اوپر، اخبار میں، آپ کی کیبنٹ میٹنگز کی، آپ کے چیف منسٹر پنجاب جا رہے ہیں، لوگوں کو مل رہے ہیں، جو تو بالکل کوئی سوشل ڈسٹنسنگ ان کے اندر نہیں نظر آ رہی. ایک کے اوپر ایک بندہ چڑھا ہوا ہے، وہی جس طرح ہوتا ہے ہر کسی کو شوق ہے کہ جی چیف منسٹر کے ساتھ یا منسٹر کے ساتھ تصویر کھچا لے، وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. تو جب یہ لوگ سوشل ڈسٹنسنگ نہیں کر سک رہے اور جو احکامات وہ 22 کروڑ عوام کو دے رہے ہیں، ہماری 60-70 بندوں پر مشتمل کابینہ یا ہمارا چیف منسٹر یا ہماری منسٹر آف ہیلتھ نہیں کر سک رہی، تو پھر عوام نے کیا کرنا ہے؟ لاکھوں آپ کے پاس مساجد ہیں،
آپ پاکستان یا تو میں ملک سے باہر ہوں، پچھلے مہینے میں پاکستان تبدیل ہو گیا اور بڑی لا ابائڈنگ ہماری عوام ہو گئی ہے، یہ لاکھوں مساجد میں انفورس کریں گے ایس او پی؟ کیا ایک ایک مسجد میں جا کر یہ چیک کریں گے؟ انہوں نے CCTV کیمرہ لگائے ہوئے ہیں کہ وہاں جی لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اپنی عوام کو یہ جانتے نہیں ہیں. تو اس طرح کی یہ کس طرح کی باتیں کرنے والی ہیں؟ یہ وقت آتا ہے جب آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. یہ بات بالکل کسی نے درست کی کہ ایک گلوبل کرائسس ہے. پاکستانی عوام نے اگر بیٹھ کر، بے شک وہ تاجر ہو یا علماء ہوں، اگر انہوں نے صرف اور صرف حکومت کو دھمکیاں دینی ہیں اور حکومت جو مشکل اقدامات لے رہی ہے ان کی مشکلات میں بڑھانا ہے، تو یہ وقت ہے دے نیڈ ٹو ٹیک ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز. اور ایک دوسری بات، مطلب مہینہ ڈیڑھ 2 مہینے 3 مہینے ان کے پاس تھے، انہوں نے آپ کی میڈیکل فیسلٹیز کی اپ گریڈیشن میں کیا ایفرٹس کی ہیں؟ یہ جو ہر روز ٹی وی پر آ کر یہ ہمیں بتائیں کہ جی ہم نے 500 بیڈ اور بنائے ہیں، ہم نے اتنے وینٹیلیٹر لگائے ہیں، ہم نے اتنے ہسپتال بنائے، کیونکہ جو باتیں سب کر رہے ہیں ہمارا تو مشکل وقت ابھی آنا ہے. یہ جو مہینہ گزرا ہے یا 1.5 مہینہ گزرا ہے، اس پہ تو کوئی نہ نمبر بڑھے ہیں اور نہ ڈیتھس اللہ کے فضل و کرم سے کوئی زیادہ ہوئی ہیں. بالکل جی ایسے ہے. یا تو ہوتا ہے کہ یہاں ختم ہو جاتا ہے. یہ تو باتیں کر رہے ہیں کہ آگے برے حالات آئیں گے، تو ان اچھے جو ریلیٹیولی بہتر حالات تھے انہوں نے کیا اقدامات کیا بالکل مشکلات کے لیے؟ بالکل صحیح جی. فیصل حسین صاحب. دیکھیں، جو پاکستان میں روز اول سے بات ہو رہی ہے، وہ جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے، اس کی 2 بنیادیں. ایک بنیاد خوف ہے، ایک بنیاد نجومیوں والی باتیں کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مکمل طور پہ ایک سائنسی ایشو ہے. سائنس جو ہے وہ خواہشات پہ، مفروضوں پہ، اندازوں پہ اور خوف پہ نہیں چلتی. سائنس صرف اور صرف شواہد پہ چلتی ہے اور سائنس صرف اور صرف ڈیٹا پہ چلتی ہے. پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا المیہ ہے، اس پہ کوئی فوکس نہیں کر رہا کہ ہمارے یہاں ڈیٹا تیار نہیں ہو رہا، کہ جو صورتحال ہے اس کا ڈیٹا، نہ ہم دنیا کے ڈیٹے کا تقابلی جائزہ لے رہے ہیں، نہ ہم پاکستان کا ڈیٹا بنا رہے ہیں، نہ پاکستان کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کی حقیقی صورتحال کو ہم سامنے لے کے آ رہے ہیں. کوئی اس پہ کام نہیں کر رہا. اب آج یہ ڈاکٹرز، ان کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس پریس کانفرنس کو اگر آپ ایک اس سے پہلے کے معاملات دیکھیں اور کل کے معاملات دیکھیں تو ایسا تو لگ رہا تھا سب کچھ پاکستان میں جو ہے وہ نارمل چل رہا ہے، سب چیزیں جو اچھی ہوتی چلی جا رہی ہیں. آج جو ہے وہ دوپہر سے جو ہے اچانک سے جو ہے وہ پہلے تاجروں کا احتجاج ہوا، پھر صوبائی وزیر صحت کا بیان آیا، پھر ڈاکٹروں کی پریس کانفرنس ہو گئی. اچانک سے جو ہے وہ صورتحال جو ایسا صورتحال کا رنگ آ گیا ہے کہ بالکل ہی سب کچھ جو ہے وہ جو ہے تباہ برباد ہونے جا رہا ہے. اس وقت سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ایک پیج پہ نہیں آ رہے. وزیر اعظم کو ان تمام 4 وزراء اعلیٰ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے. یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، یہ سندھ کا یا وفاق کا الگ الگ ایشو نہیں ہے، اس کی ایک پالیسی بنانی چاہیے. یہاں مساجد کے حوالے سے صوبائی حکومت کا ایک الگ موقف ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب صدر مملکت سے ایک ملاقات کراتے، ایک نیا سسٹم وہاں سے جو ہے سامنے آ جاتا ہے، ساری صوبائی حکومتیں اس کو مانتی ہیں. آپ پاکستان کے جو معاشرتی حالات ہیں، جو سماجی حالات ہیں، جو مذہبی صورتحال ہے، اس کے تناظر سے ہٹ کے آپ پالیسی نہیں بنا سکتے. اس میں رہتے ہوئے ہی پالیسی بنانی ہے تو ایک اجتماعی پالیسی بنانی پڑے گی. جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا. بصورت دیگر اب یہ ہو سکتا ہے کہ صورتحال خراب ہو جائے، لیکن جتنا یہ بول رہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ صورتحال خراب ہو جائے. ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی بات جو ہے وہ سائنسی بنیاد پہ نہیں کی جا رہی، کوئی بھی بات ڈیٹا کی بنیاد پہ نہیں کی جا رحی، مفروضوں کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے، خوف کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے، اندازوں کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے. اتنی بڑی جو کیلکولیشن جو ہے مفروضوں اندازوں پہ نہیں کی جاتی. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اتنے اہم ترین معاملے پر بھی جو ہے یہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ ایک نہیں ہو سکے. یہ پاکستانی قوم کا، اس ملک کا، اس مملکت کا، اس ریاست کا جو ایک بہت بڑا فیلئر سامنے آیا ہے. جی لطیف چودھری صاحب. دعا میں تو پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کا سوال کہ یہ حقیقی صورتحال کیا ہے. تو کیونکہ میں تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوں، کوئی وائرولوجسٹ بھی نہیں ہوں، پہلے بھی بات ہوئی ہے، تو اس لیے آج سے وائرس کے حوالے سے کہ یہ کتنا خطرناک ہے، کتنا ملٹی پلائی ہوتا ہے، کیا اس کے بارے میں تو میں نہیں کچھ بھی بتا سکتا. یہ تو ہمیں ان ماہرین جو ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے آتے ہیں یا جو ہمیں معلومات فراہم کی جاتی ہیں ان کو یقین کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں. تو یہ وائرس کے حوالے سے اور اس پینڈیمک کے حوالے سے جولائی تک کی باتیں یہ بڑی پہلے سے ہوتی آ رہی ہیں. فروری میں بھی جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جولائی تک جا سکتا ہے. جب حج کو مؤخر کرنے کی باتیں شروع ہوئی تو اس سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا معاملہ نہیں ہے. تو اب سوچنا تو یہ ہے ہم نے کہ اس ماحول میں اس نے بڑھنا بھی ہے، کم بھی ہونا ہے.
लोगों ने मरना भी है, तंदुरुस्त भी होना है, तो क्या पॉसिबल इक़दामात हैं जो किए जा सकते हैं? गवर्नमेंट अपनी फहम, अपनी अकल के मुताबिक काम कर रही है जितना उसको समझ आ रही है, और जितना मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जो है वो अपनी अपनी जाके बातें बताते हैं, उसको देख के वो ये काम कर रही है। ये बात हकीकत है कि शहरी इलाकों में जो छोटा बिजनेस है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। हर बंदा तो मुलाजमतें नहीं कर रहा ना, सरकारी मुलाजमतें कि उनको सैलरी मिल जानी है, निजी शोबे में कर रहे हैं, कईयों को वहाँ घर बिठा दिया गया, तनख्वाहें नहीं दी जा रही। तो ये इसी तरह सबको एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे नहीं मिल रहे, हर बंदे को तो नहीं मिल रहा ना। तो अब इंसान ने रहना भी है, उसने जिंदा भी रहना है, तो वो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अब फैसला तो ये करना है कि घर के अंदर बंद होके मौत को कबूल करना है या बाहर जाके कबूल करना है। कुछ लोगों का ख्याल है कि चलो हम बाहर निकलते हैं, मरना तो है, ये वायरस तो है, ये वायरस तो अब हर जगह मौजूद है क्योंकि वो पाकिस्तान में आ चुका है, उसको तो हम नहीं किया जा सकता। तो एक तबका अभी भी उसी पे है कि भी नहीं हम क्वारंटाइन कर लें। तो लेकिन सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान का जो गरीब तबका है, शहरों के अंदर, स्लम एरियाज के अंदर 2-2 मरलों के घरों में 10-10, 12-12 लोग हैं, वो एक घर के अंदर उनका हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये इसके साथ मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान के अवाम को एक डेडली बैटल लड़नी ही पड़ेगी इस अगेंस्ट वायरस। अगर लाशें गिरनी है तो वो तो गिरनी है, चाहे वो 20,000 बंदे की है, 20 लाख की है, करोड़ की है। मेरी बात सख्त है, लेकिन ये तो अब लड़ाई करनी ही पड़नी। हमें इसके साथ लड़ाई के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जिसके मुकद्दर होंगे वो बच जाएगा, जिसके मुकद्दर नहीं होंगे वो मर जाएगा। इस वबा से हल होगा और एहतियाती तदाबीर भी हमने अपनी सतह पर खुद ही करनी है, अपना ख्याल खुद रखना है, घर में बैठना है, या जो जो एहतियाती तदाबीर आपको बताई जा रही हैं काइंडली उस पर अमल दरामद कीजिए ताकि इस मूजी वबा से आप बच सके। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा, क्या शहबाज शरीफ साहब फिर गिरफ्तार होने जा रहे हैं? ये सवाल होगा हमारा, एक्सपर्ट्स जवाब देंगे ब्रेक के बाद। लीगी सदर शहबाज शरीफ की मुश्किलात कम ना हो सकी। नैब ने आमदन से जायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज दूसरी बार उन्हें तलब किया था, ताहम उन्होंने तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने की बजाय तहरीरी जवाब जमा कराया है, जिस पर नैब ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए अपोजिशन लीडर को 4 मई को दोबारा तलब किया है। साथ वार्निंग भी दी है कि अगर ताउन ना किया गया तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने लीगी सदर की अदम पेशी का जवाब बताया कि शहबाज शरीफ साहब की कैंसर की सर्जरी हो चुकी है, उनकी क़ुव्वत मदाफ़त कम है, उनके मुतासिर होने का खदशा है, इसलिए वो ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हो सकते। उधर मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। शहबाज शरीफ कोरोना से नहीं, नैब के डर से पेश नहीं हो रहे। लीगी क़यादत कौल व फ़ेल के तज़ाद की जिंदा मिसाल है। बैरिस्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह मैंने बता भी दिया और नैब ने अब जो वार्निंग दी है शहबाज शरीफ साहब को, आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्या फिर गिरफ्तार होने जा रहे हैं? देखिए, गिरफ्तार तो दुआ वो कभी भी हो सकते हैं, बिकॉज इंक्वायरी चल रही है, अक्यूज्ड हैं। नैब का जो हमने पास्ट में भी देखा है कि अरेस्ट किसको करना है, कब करना है, तो ज्यादा समझ नहीं आती, क्योंकि वो इख्तियार चेयरमैन के पास हैं या डीजी के पास होते हैं जब उनको महसूस होता है। काफी दफा हमने देखा है कि लोग कोऑपरेट भी कर रहे होते हैं और वो कुछ 10वीं या 12वीं दफा नैब के हेडक्वार्टर जाते हैं और वहाँ बैठे बैठे उसको ऑर्डर इशू हो जाता है अरेस्ट करने का। तो ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक मुझे दुख की बात ये हो रही है कि दुनिया एक बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर आ गई है और बिजनेस एज यूजुअल किसी भी तौर पर नहीं हो रही। पाकिस्तान में भी ये हमें मसला है, लेकिन ये हमारा जो नैब है या जो बाकी जो हमारे दीगर इदारे हैं, अफसोस की बात है कि इनकी प्रायोरिटी, मतलब ये सालों साल 2-4 साल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरियां करते हैं। हमें भी पता है, हम भी देख रहे हैं, 10-10 साल से केस चलते हैं। तो महीना अगर ये डिले भी कर दे अपनी इन्वेस्टिगेशन तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। पर शक करेंगे लोग कि जी वो आपने 2 साल और 11 महीने में इंक्वायरी खत्म की, 2 साल और 10 महीने के बजाय। तो ये पैंडरिंग टू द मीडिया, ये अपने आप को रेलेवेंट इस वक्त, मतलब किसी भी मैं पाकिस्तानी अवाम के तौर पर कह रहा हूँ कि किसी को इंटरेस्ट नहीं है नैब क्या कर रही है। हमें इंटरेस्ट ये है कि हमारे डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट ये है कि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कर रही है। हमारा ख्वाहिश, मेरी तो जाती है कि इनके सारे वसाइल 1 महीने के लिए बंद कर कहीं और डाइवर्ट कर दें। नैब के अफसरान को ये मसाजिद में भेज दें, जो वजीर आजम ने SOPs बनाए हैं वो अफसरान जाकर वो इन्फोर्स कर दें। तो हमारे मुल्क को और कौम को ज्यादा इससे सहूलतकारी होगी, ना कि
15 साल पुराना कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस या 35 साल पुराना कोई लैंड अलॉटमेंट की केस पर ये जाहिर कर रहे हैं, अपना भी और हमारा भी। ठीक जी आमिर साहब। देखें, ये कहानी जैसे बैरिस्टर साहब ने कह दी ना कि पहले किसी ज़माने में होता था कि एक मुकदमे में ज़मानत पे जेल से बाहर आ रहे हैं, दूसरे में अंदर कर दिया, वहीं पकड़ के या थाने ले गए। ये कि ख़त्म नहीं हो रहा एहसास कि किस तरीके से आपने करना है, समझ किसी को नहीं आ रही, ये उस तरफ जा नहीं रहे। तीसरी दफ़ा मैं आज ये बात कर रहा हूँ मुसलसल कि इस वक्त ज़रूरत कोरोना के साथ इकनॉमिक स्टेबिलिटी की है कि आगे जो हम मुश्किलात देखने जा रहे हैं उसको हम कैसे निभाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तो प्रायोरिटी ये बिल्कुल नहीं है, नज़र आ गई। ये इसी चक्कर में है कि लोगों को दिखा दें वो शहबाज शरीफ आपके पास था, मनी लॉन्ड्रिंग उस दौर की ढूंढ रहे हैं जब यहाँ ला नहीं था। ये तो मुशर्रफ के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में ला बना था, उससे पहले यहाँ ला भी नहीं था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कि कैसे होना है और कैसे नहीं होना। ओके, आप पता कर लें। आपके पास वो 61 दिन नैब के पास कस्टडी में रहे, फिर जेल में रहे, जेल में तफ्तीशें की, उसको पकड़ लें, गर्दन मरोड़ दें, पैसे निकाल लें, वो आपके बस में नहीं है। आप कहानियां करते हैं। देखें ना, उसने एक खत लिखा है और अभी वो खत पहुंचा है तो जवाबन खत आ गया। तो मरियम औरंगजेब ठीक कह रही है ना कि पहले से आपकी तैयारी थी कि जी लेटर आ रहा है, लिहाजा हमने दोबारा बुलाना है। ये सिर्फ नैब लाहौर में काम होता है। यहाँ पे डीजी नैब इस्लामाबाद पिंडी वाले करेंगे ना इरफान मंगी। आज एक बंदा निकल आया, सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा, जिसका पीपल्स पार्टी से पुराना ताल्लुक है, FIA का एडिशनल डायरेक्टर जनरल, वो सस्पेंड हुआ कि उसने अपने DG को भी दाव लगाया और वो सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी जो शुगर इंडस्ट्री को चाहिए थी। अच्छा, वो तो शुगर इंडस्ट्री तो पहले कह रही है हमसे बात नहीं की, बजाय इस तरफ जाएं कि जो काली भेड़ें आपके हाथ में आ गई हैं, आप चाह रहे हैं कि कहीं पे जहां पे आपको स्टेबिलिटी चाहिए है उस तरफ आप घुस ही नहीं रहे। पता नहीं कौन समझा सकता है इनको। अल्लाह करे कि जो समझाने वाले हैं वो इनको समझा लें। जी अमजद शुएब साहब। देखिए, नैब का अदारा मौजूद है और काम तो उसने करना है, जो कुछ भी वो कर सकता है अपनी कुछ मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए या उसको जस्टिफाई करने के लिए कि लोग पैसे ले रहे हैं, तनख्वाहें देते हैं तो कुछ कर भी रहे हैं। लेकिन अगर उनका रिजल्ट देखा जाए तो एट द एंड ऑफ द डे नैब गालिबन सहूलत का आ रहा है उन लोगों का, क्योंकि जिन पे करप्शन के इल्जाम होते हैं जब वो नैब के जरिए छूट के जाते हैं तो फिर उनको दोबारा हाथ नहीं लगाया जा सकता। वो सर्टिफाइड किस्म के पाक साफ इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, वरना तो इल्जाम आपके साथ लगे रहते हैं और वो वक्तन फक्तन उठते रहते हैं। तो एक तो ये सूरत है। दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब को एक इंडिविजुअल की हैसियत से बुलाया जा रहा है कि उनके ऊपर एक इल्जाम है जो नैब के तई काबिल तहकीक है। तो मसला क्या है, क्यों नहीं जाते वहां? क्या प्रॉब्लम है उनको? अगर वो ये कहें कि मैं कैंसर का मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, तो हुकूमतें भी तो उन्होंने इसी हाल में की हैं। इंग्लैंड की सड़कों के ऊपर भी तो इसी तरह दौड़ते नजर आए इस कंडीशन में, बड़ा दौड़ के सड़कें पार करते थे। तो यहाँ नैब के ऑफिस तक ही आपको कोई दरिया पार करना पड़ता है, जाते क्यों नहीं भैया? एक आम शहरी जा सकता है, आपको क्या मसला है? तो इसको उस अंदाज में देखा जाए कि एक इंडिविजुअल के ऊपर है, लेकिन उनकी पार्टी इसको एक नेशनल इशू बना रही है, वो इसके ऊपर एक अलग सियासत कर रही है। तो ये असल चीज ये है कि उस पार्टी को उसको बताना चाहिए कि भाई आप जाके अपने आप को क्लियर करवाएं। बिल्कुल। और क्लियर होंगे। क्या डॉक्टर आसम को सजा हो गई है? क्या शकील मेमन को हो गई है? यूसुफ गिलानी को हो गई है? या परवेज अशरफ को? या सैकड़ों केसेस हैं जो चले और हवा में उड़ गए, लोग बाहर बैठे हैं, मजे कर रहे हैं। तो नैब से जाने का कोई उनको मसला नहीं होना चाहिए। वो बिलाखिर सुरखरू होकर निकलेंगे नैब से और बड़ा सिक्का बंद किस्म के सनद याफ्ता आदमी हो, अब उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक जी, फैसल साहब। देखिए, इन हालात में नैब को बुलाना चाहिए था या नहीं बुलाना चाहिए था, इस मामले को तो एक तरफ रखें कि शहबाज शरीफ साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है ये बड़ा दिलचस्प है कि वो इसलिए नहीं जा सकते कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, उनको कोरोना हो जाएगा। भाई, आपको नैब ने कोई खाने की दावत पे थोड़ी बुलाया है, कोई आपके ज़ात में कोई तकरीब थोड़ी रखी है कि आप मना कर रहे हैं अभी मुझे कोरोना हो जाएगा, अभी मैं नहीं आ सकता। आपको मुल्ज़िम की हैसियत से बुलाया है, कुछ मामलात है इस पर आपसे सवाल जवाब करने हैं, उसका जवाब देने के लिए बुलाया है। अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी कमज़ोर है तो आप सियासत क्यों नहीं छोड़ देते? आप अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो क्यों नहीं छोड़ देते? तो आप सियासत करने को तो पूरे
पूरे तरह आप बिल्कुल फिट है, उसके सारे जो है जितने भी प्रोटोकॉल है वो सारे आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तफ्तीश की बात आती है वहाँ बोलते हैं कि नहीं भाई कोरोना चल रहा है मुल्क में, मेरी कुव्वत मुदाफियत कमजोर है, मैं मान नहीं जा सकता। ये तो एक पहलू। लेकिन जहाँ तक नैब की कारकर्दगी है, नैब को अपनी कारकर्दगी का भी जायजा लेना चाहिए। आज लोग नैब की कारकर्दगी का भी सवाल उठा रहे हैं कि जो आपने तफ्तीश की, इस कौम को रिजल्ट नहीं मिला। अगर एक आम आदमी जो आपके बारे में एक अच्छी राय भी रखता था, उसके जहन में भी ये सवाल पैदा होता है कि आपका जो अमल है वो अपोजिशन को दबाने के लिए। तो नैब को अपनी कारकर्दगी का भी जायजा लेना चाहिए। कौम को रिजल्ट चाहिए। आपकी ये तफ्तीश से एक आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचा, उसके सम्राट जो है इस कौम तक, एक आम आदमी तक, पाकिस्तान तक नहीं आ रहे। ठीक जी, लतीफ़ चौधरी साहब। मेरा ख्याल ये है कि पंजाबी में कहते हैं ना कि किसी का त्रा निकालना, यानी उसे डर खौफ उसके अंदर पैदा करना। तो ये जो हमारे अदारों के लोग होते हैं, इनको हमारे तमाम लीडरों के हौसले का और उनकी कुव्वत बर्दाश्त का पता होता है। शहबाज शरीफ साहब बड़े धड़ल्ले से आए थे कि चले एक हालात साजगार मिलेंगे। अब उन्होंने ज़रा थोड़ा सा उनको एक खैंचा मारा है कि अभी आ जाओ, तो वो अब बैठ गए। पहले ही वो एक किस्म के करंटीना में हैं, तो वो उधर भी जाके करंटीना ही करना है ना। तो शहबाज शरीफ साहब को तो आदत तो है ना जी बड़ी है, वो मुफाहमत के भी पार्टी के अंदर बनते थे। अब कर ले मुफाहमत जिससे भी करनी है, जो खामोश होना पड़ेगा। यही नैब का बुनियादी मकसद है। यहाँ पे किसी को गिरफ्तार करना, किसी को रिहा कर देना, ये चुटकी बजाने का खेल है पाकिस्तान के अंदर। तो जो अगर हम आम आदमी की बात करें तो इमरान खान की जो इक़्तिदार है वो कोई आम आदमी उनको लेके नहीं आया, ना उन पे कोई आम आदमी का कोई एहसान है। वो एक ख्वास जो लेके आए हैं उन पे ऊपर एहसानात हैं और उनके एहसानात का वो बदला बखूबी दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो इस तरह उन्होंने लोगों को नवाजा है। तो मेरा ख्याल नैब का जो काम था स्क्रू करना, उन्होंने वो कर दिया है। ठीक है जी, अयाज साहब। तो ये सब आम आदमी कम ही किसी को लेके आया। हाँ, सही बात। बैरिस्टर साहब की उससे मैं इत्तेफाक करूंगा कि अगर ये महीना 2 महीने आगे कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्या जरूरत है इस मौके पर बुलाने की। लेकिन मुझे PMLN की पॉलिसी की समझ नहीं आती कि PMLN के लीडर्स कहते हैं कि नहीं जी पार्लियामेंट का इजलास जरूर बुलाया जाए, हम वहाँ शरीक होना चाहते हैं। तो अपोजिशन लीडर उनका लाहौर के अंदर रह के थोड़े फासले पे वो नहीं जा रहा तफ्तीश के लिए कि जी मुझे तो चूंकि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो फिर पार्लियामेंट का इजलास आप क्यों बुला रहे हैं? मतलब मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए कि आपका अपोजिशन लीडर लाहौर के अंदर नहीं जा सकता, इस्लामाबाद आप उसे बुला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ज्यादती तो PMLN कर रही है। बिल्कुल जी, आपने राय जान ली कि क्या शहबाज शरीफ गिरफ्तार होने जा रहे हैं या नैब का जो मौक़िफ़ है उस पर क्या रिजल्ट सामने आएगा। राय जान चुके हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा बड़ा सवाल हम रखेंगे, सऊदी अरब का पाकिस्तान से मुतालिक फैसला कितना खुशाइंद है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। कोरोना के बढ़ते खदशात में पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब से बड़ी खुशखबरी आ गई। सऊदी कंपनियों को हुक्म दिया गया कि 3 माह तक पाकिस्तानी मेहनतकशों को बरतरफ ना करें और पहले से बरतरफ मजदूरों को मुकम्मल तनख्वाह और बकाया जात की अदायगी भी यकीनी बनाई जाएगी। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए दिसंबर तक एंट्री और एग्जिट वीज़े की मुद्दत बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सवाल हमारा ये है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान से मुतल्लिक ये फैसला कितना खुशाइंद है आपके ख्याल में? फैसला तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं मौलाना ताहिर अशरफी को एडमिस कर रहा हूँ। वो होते तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसकी तारीफ करते। चलें, शुक्र है कि हमारे इस्लामी मुल्कों से भी कोई अच्छी खबर है। जी आमिर साहब। बिल्कुल सही बात है कि बेहतरीन फैसला किया है और UAE को भी ख्याल रखना चाहिए, जहाँ से जहाज़ भर भर के वो कह रहे हैं धक्के निकालो और पाकिस्तानियों को भेजो। अभी साथ ही खबर आई है इस्लामी तरक्याती बैंक ने भी हमें लोन भी दे दिया है और LNG के लिए भी पैसों का कहा है। बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पे तैयारी इनकी वापसी की होनी चाहिए, इनके रोज़गार का इंतज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल सही जी। फैसल साहब। इस खबर की ज़ाहिर है कोई भी मुखालफत नहीं करेगा, ये बहुत अच्छी खबर है। इसके साथ ये पाकिस्तान के जो ताजरों को, सनतकारों को, सरमायाकारों को भी चाहिए कि कम से कम इस बुरानी कैफियत में जो है अपने से वाबस्तगान जो है उनका ख्याल रखें। अमजद शेख साहब। जी बहुत ही अच्छी खबर है। मैं समझता हूँ इस दौर में जहाँ बेरोजगारी बहुत ही बढ़ने का खदशा है, वहाँ सऊदी अरब ने हमारी मदद की है। और यहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी ऐलान किया कि जो लोग तनख्वाहों के लिए पैसे लेंगे उनके लिए शराइत नरम कर देंगे, उनसे जो सिक्योरिटीज वगैरह ली जाती हैं उसमें खासी नरमी करने का ऐलान किया आज स्टेट बैंक। जी बैरिस्टर साहब। डेफिनेटली पॉजिटिव स्टेप है जी, एंड आई होप लाइक आमिर साहब सेड कि बाकी जो गल्फ की रीजन है वो भी इसको फॉलो करें। जी लतीफ़ चौधरी साहब। मेरा ख्याल है कि वक्ती तौर पे ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन पोस्ट कोरोना फॉल आउट जो है वो आना है। बहरहाल अब खलीज के मुल्कों में उस तरह रोज़गार नहीं रहेगा जितना कि अब है।
तो पाकिस्तान को अपने इन वर्कर्स के हवाले से और पाकिस्तान के मैशत के हवाले से अभी से कोई प्लानिंग करनी चाहिए ताकि लोगों को यहाँ एडजस्ट किया जाए। बिल्कुल जी, सऊदी अरब का पाकिस्तान से मुतालिक कितना जो फैसला किया गया वो खुशाइंद है या नहीं, राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।